के साथ जो अब आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर जो अभी 5 लाख रुपए तक का है, इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। अगले 5 साल में लाभार्थियों की संख्या को भी 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। आयुष्मान भारत की बात करें तो एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत खास तौर पर जो गरीब परिवार हैं, जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको ये सुविधा मिलती है, ये बीमा का कवर मिलता है। और अब मोदी 3.0 में इस पर पहले से ज्यादा फोकस्ड सरकार दिखाई दे सकती है और यही वजह है कि जो बीमा कवर है उसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। जानकारी यह भी मिल रही है कि महिलाओं की, खासतौर पर महिलाओं के लिए अगर कोई रेयर डिजीज होती है या फिर कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में जो बीमा कवर के अंदर रकम है उसे 15 लाख रुपए किए जाने का भी प्रस्ताव है। मैं आपको बता दूं कि सोशल सेक्टर पर जो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में इन सब प्रस्तावों को शामिल किया है और इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स को काम पर वापस लौटने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई। कोर्ट ने सियालदा के एसीजेएम से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस पूरे मामले पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आदेश या निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं? कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रहा है। पिछली बार जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस और सीबीआई से जांच रिपोर्ट मांगी थी। आज दोनों ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब घटना सुबह 5:30 बजे हुई थी तो इसकी एफआईआर रात को 11:30 बजे क्यों दर्ज की गई, क्यों इसमें 14 घंटे की देरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि कॉलेज प्रिंसिपल सीधे खुद आकर के एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों वो क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों इसे अप्राकृतिक मौत बताया गया पहले और बाद में, क्या इस केस को पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ निर्देश दिए कि जो डॉक्टर है उनकी सुरक्षा के लिए कॉल डिस्ट्रेस सिस्टम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ड्यूटी जो डॉक्टर्स है उनकी तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि हेल्थ मंत्रालय एक ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा पोर्टल बनाए जहां पर सब अपना सजेशंस वहां पर दे सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हड़ताली डॉक्टर्स थे उनको वापस से काम पर लौटने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो वापस लौट आते हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट फिर से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। कोर्ट ने स्कूल और पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने और बयान लेने में देरी क्यों हुई है। बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची का धारा 164 के तहत बयान बहुत देर से दर्ज किया। जब तक जन आक्रोश नहीं पनपता तब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अगर स्कूल सेफ नहीं है तो राइट टू एजुकेशन जैसी बात कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने विक्टिम और उनके परिवार की काउंसलिंग का भी निर्देश यहां पर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि जांच की शुरुआत बदलापुर पुलिस ने की थी, लेकिन अब केस एसआईटी को सौंप दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी है। तो चलिए अब एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे। दोनों में गठबंधन तय हो गया है। राहुल खड़गे और फारूक अब्दुल्ला के बीच मुलाकात में सहमति पर बात बन गई है। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि सभी सीटों पर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी है और सम्मान के साथ गठबंधन ये चुनाव लड़ेगा। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई।
और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। फाइनल हुआ अलायंस आपने जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएंगे। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। तो चलिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एम्स के डॉक्टर्स ने हड़ताल को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा था कि वो हड़ताल वापस लें और अपने अपने काम पर लौटें। उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को वापस ले लिया है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से ये हड़ताल देश भर में चल रही थी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसी विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। और अब सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर से डॉक्टर्स को ये कहा गया था कि आप अपनी हड़ताल वापस लें और ये बड़ा फैसला लिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया है कि अब वो हड़ताल खत्म करेंगे और अपने काम पर वापस लौटेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए आरएसएस ने योगी के साथ एक समन्वय बैठक की है। योगी को लेकर क्या है बीजेपी और आरएसएस की इनसाइड स्टोरी, इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज शाम आवाज अड्डा में 7:57 पर। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अलकायदा से प्रेरित एक आतंकवादी ग्रुप दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसका भांडाफोड़ कर दिया है। झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर इस अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस मॉड्यूल को रांची का इश्तियाक लीड कर रहा था। स्पेशल सेल ने अब तक राजस्थान के भिवाड़ी से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, जो हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। पुलिस की टीम ने झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल 8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कई स्थानों से हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी साहित्य भी जब्त किए गए हैं। अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़कर 81,053 पर और निफ्टी 41 पॉइंट चढ़कर 24,812 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी मेटल, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी इंडेक्स में रही, तो एनर्जी, पीएससी, तेल गैस शेयरों पर दबाव देखने को मिला। फार्मा, आईटी, ऑटो इंडेक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। बाजार का माइक्रो सेटअप अच्छा है, लेकिन अभी बाजार पर न्यूट्रल नजरिया है, ये कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीआईओ गुरमीत चड्ढा का। इसके साथ ही गुरमीत चड्ढा ने कहा कि गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है। बॉन्ड भी खरीदा होता 10 ईयर का, तो उसने भी डबल डिजिट रिटर्न बनाया है पिछले 6 महीने में, तो गोल्ड ने अच्छा किया। तो हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कहते हैं रिस्क मैनेज कर रहे हैं थोड़ा सा, कि कहीं अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है, या क्योंकि जो सबसे बड़ी रिस्क होती है वो टेबल पे नहीं होती। अभी जो सारी रिस्क है वो सब टेबल पे है, और बड़ा करेक्शन वही रिस्क क्रिएट करता है जो टेबल पे नहीं होता है। उसके लिए हमने थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिसमें हमने बॉन्ड्स लिया है, थोड़ा गोल्ड लिया है, म्यूचुअल फंड साइट्स में हम थोड़े से मल्टी एसेट फंड्स कर रहे हैं। बट हम इक्विटी को लेके बेरिश नहीं है। हमने थोड़ा सा रोटेशन जरूर किया है स्मॉल मिड कैप्स में, थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर किया है डिफेंस नेम्स में जहां बहुत पैसा बना है। बट हम बेरिश नहीं है इक्विटी को लेकर। एसजीबीज काफी क्लाइंट्स को रिकमेंड किए, क्योंकि टैक्स एफिशिएंट थे, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है अदर देन द गोल्ड प्ले। सिंपल गोल्ड ईटीएफ्स लिए जहां टैक्टिकल कॉल था। और जैसा आपने बोला टाइटन वगैरह कुछ हमारे पोर्टफोलियो में, जब टाइटन 3000 के आसपास था, थोड़ा करेक्शन मिला तो हमने ऐड किया है। सेंको गोल्ड मेरे हिसाब से लैब डायमंड की स्टोरी ज्यादा है रादर देन द अंडरलाइंग इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडर ड्राइवर ऑफ द मार्केट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल पे नहीं है सेंको में, तो पर गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज को लेके हमारा व्यू अभी थोड़ा पॉजिटिव नहीं है।
बाजार नए शिखर की तैयारी कर रहा है। 25,000 के सफर में निफ्टी की कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए तो कई कंपनियों ने निराश भी किया। बीते एक दशक में निफ्टी के अंडर परफॉर्मर शेयरों का आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। तो सुमित, बताएं कि पिछले 10 साल में ऐसे कौन से शेयर हैं जिनके नाम तो बड़े हैं लेकिन रिटर्न के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। तो पिछले 10 सालों में जहां निफ्टी की तरफ से तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाजार अपने नए हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जहां से रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। बीते 10 साल में निफ्टी का एक औसत सालाना रिटर्न यानी CAGR करीब 12.5% के आसपास देखने को मिली है और करीब 15 कंपनियों में यानी कि निफ्टी 50 की रफली 30% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म किया है। और इंटरेस्टिंग नाम है उसमें, जैसे टाटा मोटर्स, डिस्पाइट ये स्टॉक बढ़िया तेजी दिखा कर गया लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म करके गया, और ITC जैसा दिग्गज जिसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन सबका जहां लगता था कि HDFC बैंक की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस होगी, इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, और साथ साथ HUL जो इतने समय से नहीं चला उसके बावजूद भी इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कुछ नाम जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली उसमें ONGC 1.5% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है बीते 10 सालों में। कोल इंडिया, डिविडेंड जरूर दिया इस कंपनी ने लेकिन फिर भी 4% के आसपास की CAGR यहां पर रही बीते 10 सालों में। सन फार्मा 7% की CAGR से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प 7.5% की CAGR रही। टाटा मोटर करीब 8% के आसपास की CAGR से ग्रोथ देखने को मिली, जबकि निफ्टी का 12.5% का CAGR है। ITC 8% के आसपास की CAGR यहां देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 9% की सालाना दर से इसने भी ग्रोथ दिखाई। डॉक्टर रेड्डी, डिस्पाइट ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी 9.5% की CAGR यहां देखने को मिली और इसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। विप्रो करीब 10% की CAGR से ग्रो किया और टेक महिंद्रा ये भी अपने नए हाईज पर है लेकिन फिर भी निफ्टी के सालाना रिटर्न से कम रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अदानी ग्रुप कर्ज घटाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक हिस्सा घटाकर ग्रुप की योजना कर्ज कम करने की है। यतिन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर को बताने के लिए। तो यतिन, बताएं अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबर है आपके पास? सूत्रों की जानकारी के हिसाब से अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स अपना हिस्सा अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर में लगभग 5% तक कम कर सकते हैं और ब्लॉक डील या ऑफर फॉर सेल के जरिए ये ट्रांजैक्शन होने की गुंजाइश है। ऐसा बैंकर्स जो ये ट्रांजैक्शन पे अदानी ग्रुप को एडवाइस कर रहे हैं, हमको जानकारी दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो स्टेक सेल है अंबुजा सीमेंट में ब्लॉक डील से हो सकता है, ये भी सूत्र हमको बता रहे हैं। और कुल मिला के 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए ग्रुप के प्रमोटर एंटिटीज़ में रेस करने की जो कवायद है, इसको डेट कम करने में यूज़ किया जाएगा। ऑब्वियसली जो कर्ज है प्रमोटर एंटिटीज़ ने लिया हुआ है अंबुजा सीमेंट के एक्विजिशन के टाइम, शायद वो कर्ज लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ कम करने की योजना है। और सूत्र हमको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट में ब्लॉक डील और अदानी पावर में OFS के जरिए ये ट्रांजैक्शन आपको होते हुए दिखाई दे सकते हैं। करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से आप गणित करें तो 15 से 20 हज़ार करोड़ तक का स्टेक सेल यहाँ हो सकता है। अदानी ग्रुप की हालांकि कोई प्रकार की टिप्पणी इस पर्टिकुलर स्टोरी पे अभी तक नहीं आई है। शुक्रिया यतिन इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स ने तो अपनी हड़ताल वापस ले ली लेकिन राजधानी दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स की स्ट्राइक अभी भी जारी है। टैक्सी ड्राइवरों ने 2 दिन का चक्का जाम किया है। ड्राइवर्स ने ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों पर शोषण का आरोप लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से भी दखल देने की मांग की है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने टैक्सी ड्राइवरों से बात की है, देखिए। हमारे साथ जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है उनके लोग मौजूद हैं। आज का जो स्ट्राइक रहा, क्या आप लोगों की मांग थी और क्या किस तरह का आप लोगों का आंदोलन रहा आज का? देखिए, हमने 2 दिन का चक्का जाम का और स्ट्राइक का कॉल किया था। हमारी प्रमुख सबसे पहली मांग इस समय ये थी कि एक तो व्यवसाय हमारा पहले ही बहुत कमजोर था, 60 से 70% तो हमारा वैसे ही डाउन था। उसके बाद ये ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों में जो ये मोटर बाइक और ये स्कूटी वगैरह तो चलने लगी, इससे कम से कम मानिए 50-60% और जो है हमारा व्यवसाय चला गया। दूसरा हमारा मांग यही है कि जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं ये या तो किराया निर्धारित कर ले या सरकार इनको अपने अंडर में ले ले। देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा जो निर्धारित किराया है वो 23 रुपए पर किलोमीटर है, लेकिन ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जब ये आई थी 2012-13 में, तब ये 23 रुपए देती थी, लेकिन आज घटाकर
अपना कमीशन बढ़ाकर कमीशन 30 से 50% कर दिया। और जितना ड्राइवर समाज है, मुझे नहीं लगता कि किसी को 8-9 रुपए से ज्यादा पर किलोमीटर मिलता होगा। ये जानना चाहते हैं कि ये विदेशी कंपनियां चाहती क्या है और ये सरकारें क्या कानों में रुई दे के सोई हुई है? क्या चंदे के धंधे पे ये सारा खेल हो रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये इन कंपनियों के माध्यम से कि हम कंपनियों के चालकों को विधवा मजदूर नहीं बनने देंगे इनका, और जो चंदे का धंधे का खेल चल रहा है सरकारी से खत्म करे। किराया दे रहे हैं, मतलब हर कितने दिनों से हम हड़ताल कर रहे हैं, इन्होंने किराया बिल्कुल नहीं बढ़ाया और जो दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं। और दूसरी टैक्सी आई है रैपिडो, इन ड्राइव और ये जो प्राइवेट कार्स, ये बंद होनी चाहिए। सीएनजी के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ा तो हमारा किराया बढ़ाने की बजाय इन्होंने और घटा दे दिया है। मैं भी कैब ही चलाती हूँ और 6 साल से चला रही हूँ। यहाँ पर महिला ड्राइवर्स भी हैं जो टैक्सी चलाती हैं, उनका भी यही आरोप है कि 12-13 घंटे टैक्सी चलाने के बावजूद भी उनके पास कोई कमाई नहीं होती। उनका कह सकते हैं घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ शोषण लगातार जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो कर रही हैं। लिहाजा सरकार से उनकी यही अपील है कि उनको इससे निजात दिलाई जाए और इन पर कंट्रोल किया जाए और सरकारी ऐप के जरिए ये तमाम जो भी ऑपरेशन है टैक्सी का उसको किया जाए, तब जाकर वो अपनी बात मानेंगे। इसी वजह से आज इनका धरना प्रदर्शन 2 दिनों के लिए चल रहा है। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम को यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड में आधिकारिक स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बैठक हुई। पोलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया में शामिल होने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में मानवता में विश्वास रखने वाले देश भारत और पोलैंड का ज्यादा से ज्यादा सहयोग जरूरी है। भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड से दुनिया में अमन का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। टोल प्लाजा पर लंबी लाइन होने पर भी अब आपको फ्री एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल NHAI ने अपने नियम को वापस ले लिया है। इससे पहले किसी टोल पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर मुफ्त में एंट्री दी जाती थी।
हर गाड़ी के लिए 10 सेकंड का वक्त यहां पर तय किया गया था, लेकिन यह नियम सिर्फ नए डिजाइन के टोल प्लाजा पर ही लागू था और कुछ समय के लिए ही था। मगर लोग बाकी टोल प्लाजा पर भी इसकी उम्मीद कर रहे थे और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए इस नियम को वापस ले लिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हेल्थ को लेकर सतर्क होना अच्छी बात है, पर क्या हेल्दी डाइट का जुनून होना सही है या गलत? इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।